Assalamu alaikum to all students. This is Sir Hassan Ali, your physics instructor, and today we are going to start the first chapter of metric physics, that is general properties of wave. 10.1 Waves and nature of waves. What is wave? A method that transports energy from one point to another point without transfer of matter is called wave. क्या मतलब? वेव एक मेथड है जो एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर व्हाट डज मैटर मीन्स हियर, ये मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ वेव थोड़ा डिटेल के अंदर, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर इंशाल्लाह जब हम समझ लेंगे तो फिर एक दफा इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे। अभी तो मुझे पता है, अभी मैंने आपके सामने पढ़ दी, आपके सर के ऊपर से निकल गई क्या लिखा हुआ है। जब इंशाल्लाह ताला वेव को समझ लोगे तो वापस एक दफा यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे फिर डेफिनेशन को पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ताला फिर डेफिनेशन का एक एक वर्ड पढ़ के आपको जो है समझ आ रहा होगा कि व्हाट एक्चुअली वेव इज। तो वेव को समझने के लिए जरा गौर से 5 मिनट इधर देखना। लेट्स सपोज ये एक वॉल है और इस वॉल से ये एक रोप कनेक्टेड है, राइट। एंड रिमेंबर, रोप सिर्फ एक मीडियम है, यानी एक सोर्स है जिसके थ्रू हम एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, राइट। अब लेट्स सपोज रोप का एक एंड आपके हाथ में और एक एंड जो है वो वॉल से कनेक्टेड है। अब अगर आपको इसके अंदर वेव पैटर्न को ऑब्जर्व करना है तो आप क्या करोगे, इस रोप को अप एंड डाउन मूव करोगे और आपके अप एंड डाउन मूव करने की वजह से एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा जो कि कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, राइट। और इसी को हम वेव कहते हैं। अब ये प्रोड्यूस कैसे हो रही होती है, इसके पीछे की साइंस क्या है, जरा इसको सुनना। देखो, लेट्स सपोज यू नो कि ये एक रोप है और रोप है तो इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर ये रोप एक सॉलिड है। क्यों सॉलिड है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है एक दूसरे से और इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे ही होते हैं बट दे टेंड्स टू वाइब्रेट। लो, इसके पार्टिकल्स कैसे हैं? वो एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है। मतलब कैसे कनेक्टेड है? एक पार्टिकल अगले पार्टिकल से बिल्कुल चिपका हुआ है, राइट। अब जब लेट्स सपोज आप अप एंड डाउन मूव करना शुरू करते हैं तो आपके हाथ में ये वाला पार्टिकल है रोप का, आपने इसको अप एंड डाउन मूव किया तो आपके अप एंड डाउन मूवमेंट करने की वजह से इस रोप के अंदर एनर्जी इंट्रोड्यूस हुई और ये भी अप एंड डाउन मूव करने लगा। अब ये अप एंड डाउन मूव करेगा तो आपको पता है कि ये बिल्कुल कनेक्टेड है अगले पार्टिकल से। अगर ये अप एंड डाउन मूव कर रहा है तो अल्टीमेटली ये भी अप एंड डाउन मूव करेगा और इसी तरह इसका अगला वाला पार्टिकल भी अप एंड डाउन मूव करने लगेगा क्योंकि सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो देखो, आपने क्या किया, सिर्फ एक पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करी और हर पार्टिकल के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती चली जा रही है। कहां तक? जहां तक ये रोप जो है वॉल से लगी हुई है, राइट। अब अब अगर आप देखो तो ये पार्टिकल कंटिन्यूअसली फिर जो है सारे पार्टिकल, एक पार्टिकल को एनर्जी देने की वजह से सब पार्टिकल अप एंड डाउन मूव करना शुरू हो जाएंगे, राइट। और किस तरह आपको पता है, क्योंकि हर पार्टिकल एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक को एनर्जी देंगे तो वो खुद ही अगले वाले में ट्रांसफर होती चली जाएगी और इसी वजह से आपको जो है एक पैटर्न देखने को मिलता है जो कि कुछ इस तरह का होता है, जिसे आप क्या कहते हो, वेव कहते हो। अब यहां पे एक चीज गौर से देखने वाली है कि अगर आप पार्टिकल्स का मोशन देखो, पार्टिकल्स का मोशन देखो तो वो सिर्फ अप और डाउन है, राइट। मतलब पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पेसिफिक जगह पे ऊपर नीचे हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है यानी, राइट। ना कि खुद जाके आगे एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि इस पार्टिकल को, यानी अगर ये पार्टिकल इससे कनेक्टेड है तो इस पर्टिकुलर पार्टिकल को इसके पास जाके इसको एनर्जी ट्रांसफर नहीं करनी पड़ रही है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह पे हिल रहा है और इसके अपनी जगह पे हिलने की वजह से, क्योंकि अगला पार्टिकल इससे कनेक्टेड है, इस वजह से वो भी ऊपर नीचे हिलने लगा, राइट। पार्टिकल खुद उठ के नहीं जा रहा है, समझ आ रही है बात? पार्टिकल सिर्फ अपनी जगह पे मूव कर रहा है और अपनी जगह पे मूव होने की वजह से अगले वाले पार्टिकल जो कि उससे कनेक्टेड है उस पर भी फोर्स लग रही है और वो भी ऊपर नीचे मूव होना शुरू हो जाता है। तो यही बात डेफिनेशन के अंदर वेव की आपको बताई जा रही है कि वेव इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आपने देखो इस पॉइंट पे एनर्जी को ट्रांसफर किया था, मतलब अपने हाथ से एनर्जी दी थी, और इस पॉइंट से फिर इस पार्टिकल में गई एनर्जी, इस पार्टिकल में गई, जाते 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 हर पार्टिकल को एनर्जी मिलती गई और पहुंच गई कहां तक? इस वाले पार्टिकल तक। तो आपने क्या किया, एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर कर दिया विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पार्टिकल खुद उठ के, यानी जिस पार्टिकल को आपने एनर्जी दी थी वो उठ के कोई यहाँ नहीं गया एनर्जी को ऑब्जर्व कराने के लिए, बल्कि उसने अपने अगले पार्टिकल को एनर्जी दी, उस अगले वाले ने अगले पार्टिकल को एनर्जी दी, उस अगले वाले ने अगले पार्टिकल को एनर्जी दी और ऐसे चलते चलते जो है एनर्जी यहां तक पहुंच गई। पार्टिकल खुद नहीं आया यहाँ पे उठ के,
मैटर मीन्स टू से पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हुआ है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हुई है उस पर्टिकुलर पार्टिकल की, हर पार्टिकल के अंदर, जो कि हमने ऑब्जर्व करी किधर, इस वाले वॉल के एंड के ऊपर। यही वेव की डेफिनेशन आपको समझा रही है। अ मेथड दैट ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर इज कॉल्ड वेव। विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर का मतलब क्या है? पार्टिकल उठ के अपनी जगह से नहीं जा रहा है। विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर का मतलब क्या है? पार्टिकल, ये पर्टिकुलर पार्टिकल उठ के कोई आगे नहीं जा रहा है एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये अपनी जगह पे अप एंड डाउन मूव कर रहा है, और इसके अप एंड डाउन मूव होने की वजह से अगला पार्टिकल भी इससे कनेक्टेड है, तो वो भी अप एंड डाउन मूव होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगला, इसी तरह अगला, इसी तरह अगले पार्टिकल पे एनर्जी ट्रांसफर होती चली जाएगी, और वहां तक ट्रांसफर होती रहेगी जहां तक ये रोप आपकी वॉल से कनेक्टेड है। तो क्या किया आपने? रोप एक मीडियम, एक सोर्स ली, जिसके थ्रू आपने एक पॉइंट, मान लो ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपने एनर्जी को क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, राइट। विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर का मतलब मुझे उम्मीद है अब अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, और वेव भी अच्छे से अब क्लियर हो गई होगी। तो अब आगे मूव करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वेव्स, वही जो आपको मैंने अभी ऊपर अच्छे से वेव्स को समझाया, इसको एक दफा अच्छे से पैराग्राफ को पढ़ लिएगा। इसके जो लिखा हुआ है, ये वेव्स आर फॉर्म ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम। मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस की जाती है तो वेव फॉर्म होती है। मीडियम क्या था? अभी प्रीवियसली मैंने आपको समझाया, जो रोप थी वो मीडियम थी, और उस मीडियम के थ्रू आपने क्या किया? एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसपोर्ट किया विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। तो वेव कैसे फॉर्म होती है? डिस्टर्बेंस की वजह से। डिस्टर्बेंस किसके अंदर एक्चुअली हो रही होती है? पार्टिकल्स के अंदर। दे कैन बी क्रिएटेड बाय वेरियस फिनोमेना इंक्लूडिंग विंड, अर्थक्वेक्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये डिफरेंट फिनोमेना से जो है प्रोड्यूस हो सकती हैं वेव्स, जिसके अंदर विंड है। विंड जो है पार्टिकल्स को एयर के डिस्टर्ब करती है, आपको पता है। अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक्स आपके जो अर्थ होता है उसके सरफेस को जो है डिस्टर्ब करता है, तो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। जब भी आपने देखा होगा अर्थक्वेक के बारे में सुना होगा आपने, तो अर्थक्वेक में क्या होता है? आपकी जो अर्थ है, अर्थ का सरफेस शेक करने लगता है, उसमें वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी जो है डिस्टर्बेंस होती है पार्टिकल्स के अंदर, क्योंकि जैसे अर्थ की ग्रेविटी जो है पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचती है। अर्थ की ग्रेविटी का क्या काम है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ की, उसका क्या काम है? किसी भी मास को अपनी तरफ वो खींचती है, खींचने से डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, और उससे इस फैक्टर की वजह से भी वेव प्रोड्यूस हो सकती है। एंड इम्पैक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, और वेरियस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी आप जो है उनमें भी इम्पैक्ट क्रिएट करके जो है वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ये आपको नीचे दिया हुआ है, वेव इन रोप एंड स्लिंकी स्प्रिंग। रोप के अंदर तो हमने अभी बात की है इतनी ज्यादा। ये जो स्लिंकी स्प्रिंग है, ये भी आपने देखा होगा। इस स्प्रिंग को भी ऐसे ही अगर आप वेव की तरह ऊपर नीचे हाथ से मूव करें, तो इसके अंदर भी जो है एक वेव प्रोड्यूस हो जाती है। वेव इन रोप एंड स्लिंकी स्प्रिंग। देखो, जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि वेव जो है रोप के अंदर प्रोड्यूस हो सकती है और कैसे प्रोड्यूस होती है, वैसे ही जो है आप एक स्प्रिंग के अंदर भी वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप एक एंड स्प्रिंग का वॉल के साथ लगाते हैं और एक एंड जो है अपने हाथ में पकड़ लें और उसे अप एंड डाउन मूव करें, तो आप जो है उस स्प्रिंग के अंदर भी ऑब्जर्व करेंगे कि इसके अंदर भी वेव प्रोड्यूस होगी, वैसी ही जैसी जो है रोप वाले केस के अंदर हमने देखा। बट स्प्रिंग के अंदर जो है ना, आप लोग जो है एक और वेव मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। दैट इज समथिंग वी से लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ वेव मोशन, जिसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होती हैं। वो अभी मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, पूरा आपको जो है क्लासिफिकेशन ऑफ वेव समझाऊंगा, तो उसके अंदर बताऊंगा व्हाट आर दीज टू टाइप्स ऑफ वेव मोशन, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। तो उसके अंदर वो हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल इसको हम थोड़ा सा जो है अभी पढ़ लेते हैं। इसमें यही लिखा हुआ है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। वेव्स इन अ स्लिंकी एंड रोप आर फॉर्म बाय ट्रांसफरिंग एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफर करने से वेव प्रोड्यूस होती है, ये भी आपसे मैंने डिस्कस किया पीछे। इन अ स्लिंकी यू कैन क्रिएट कंप्रेशन यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव बाय पुशिंग और पुलिंग और मूविंग वन एंड। या तो आप इसे पुश और पुल करेंगे, तो आपको जो है, अगर आप इसे पुश और पुल करेंगे, तो ये आपको जो वेव मोशन नजर आएगा इसके अंदर, वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर होगा वेव मोशन का। बट अगर आप इसे अप एंड डाउन मूव करें, तो ये जो है ट्रांसवर्स नेचर होगा, जैसा रोप के केस के अंदर हमने देखा था पीछे। तो ये दो टाइप्स ऑफ वेव मोशंस हैं। ये अभी मैं आपको पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ वेव पढ़ाऊंगा आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, नेक्स्ट डिस्कशन उसी के ऊपर है, तो उसके अंदर इंशाल्लाह ताला आपको और क्लियर हो जाएगी ये चीज कि क्या है। इधर फिलहाल आपको बस ये बताया जा रहा है कि वेव एक स्प्रिंग के अंदर और रोप के अंदर कैसे प्रोड्यूस होती है, जैसे मैंने आपसे पीछे पूरा जो है एक्सप्लेन करते हुए डिस्कस किया था। Now let's move towards our next discussion, that is over classification of waves. In this topic, we will discuss how many types of waves are there and how many types of wave motions are there and what are the characteristics associated with those particular wave motions. देखो, वेव जो है ना बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं। नंबर वन मैकेनिकल वेव्स एंड नंबर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैकेनिकल वेव्स। व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स? Waves which requires
मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। क्या मतलब है इस बात का? मींस वो वेव्स जिन्हें किसी सहारे की जरूरत होती है ट्रेवल करने के लिए, उन वेव्स को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स। मीडियम है, मीडियम का मतलब क्या है इधर? सहारा। यानी ये वो वेव्स हैं जिन्हें किसी सहारे की जरूरत होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल है इसकी साउंड वेव्स। नंबर 2, वाटर वेव्स। अब साउंड वेव्स क्या है? अगर मैं क्लासरूम में खड़ा हुआ हूं और स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, तो मेरे मुंह से जो मैं बोल रहा हूं वो आवाज आप तक कैसे आ रही है? वो आवाज आप तक इसलिए पहुंच रही है क्योंकि आपके सराउंडिंग में और मेरे सराउंडिंग में उस वक्त पे एयर है, एंड एयर इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर माई साउंड सिग्नल टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग इन द क्लास। अगर हमारे सराउंडिंग में एयर ना हो तो फिर सिर्फ हम बोलें तो जरूर, लेकिन हमारे लिप्स चलते हुए नजर आए, हमारी साउंड किसी को सुनाई नहीं देगी। मींस अगर साउंड को ट्रेवल करना है ना, तो आपके सराउंडिंग में एयर पार्टिकल्स लाजमी होने चाहिए, एंड दोज एयर पार्टिकल्स आर मीडियम फॉर साउंड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज वाटर वेव्स। वाटर वेव्स आपने देखी होंगी, कभी सी साइड वगैरह पे आप गए होंगे तो यूं बनती हुई आ रही होती हैं साहिल के किनारे पे। तो ये वाटर वेव्स जो बनी होती है ना, एक्चुअली इसके अंदर जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है ना, जैसे ये पार्टिकल्स हैं वाटर के सरफेस के, ये पार्टिकल्स देखो, ये पार्टिकल्स आगे जाते हैं, आगे वाले को एनर्जी देते हैं और खुद पीछे आ जाते हैं वापस अपनी जगह पे, वैसे ही जैसे हमारी बात हो रही थी पीछे वाले केसेस में। फिर ये वाले पार्टिकल्स जो है ना, एक्चुअली आगे पीछे मूव होने के अलावा ये ऊपर नीचे भी मूव करते हैं। यानी इसके अंदर पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है ना, वो ऊपर नीचे भी होती है और आगे पीछे भी होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो वेव फॉर्म हो रही होती है ना वाटर के सरफेस के ऊपर, वाटर वेव इन नेचर ट्रांसवर्स भी होती है और लॉन्गिट्यूडनल भी होती है। अभी ये हम लोग ने इतना डिस्कस नहीं किया है, इंशाल्लाह ताला भी हम आगे बढ़ेंगे तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिस्कस करेंगे, उसमें अच्छे से समझ जाओगे आप। लेकिन ये जो वाटर वेव्स होती हैं, ये इन नेचर इनका जो मोशन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल भी होता है और ट्रांसवर्स भी होता है। इसके कॉम्बिनेशन से एक वेव बनती है जो आपको वाटर के सरफेस के ऊपर नजर आ रही होती है। बट दे आर ऑल्सो मैकेनिकल वेव्स। वाटर वेव्स भी जो है मैकेनिकल वेव्स हैं। क्यों? क्योंकि इनको मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। और इस केस में जो आप समंदर वगैरह पे देखते हो वेव्स क्रिएट होते हुए वाटर के सरफेस के ऊपर, तो उन वेव्स के क्रिएट होने का जो मीडियम होता है वो क्या होता है? वाटर होता है खुद, उसी के अंदर वो वेव्स क्रिएट हो रही होती हैं, तो मीडियम उस केस में क्या होता है? वाटर होता है। तो फाइनली मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको कोई मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है ट्रेवल करने के लिए। अब मूव करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरफ। Unlike mechanical waves, electromagnetic waves are waves which do not require material medium to travel। यानी ये वो वेव्स हैं जिन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है ट्रेवल करने के लिए। और इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल्स जो हैं आपके लिए वो है एक्सरेज, रेडियो वेव्स। एक्सरेज आपको पता है क्या होती हैं? एक्सरेज जो है, जब आप लोग एक्सरे कराने जाते हो किसी की बोन फ्रैक्चर हो जाए, बॉडी पार्ट कोई आपका फ्रैक्चर हो जाए, तो आप लोग एक्सरेज कराने जाते हो, तो वो जो एक्सरेज मशीन से प्रोड्यूस हो रही होती है वो आपकी बॉडी में पेनिट्रेट कर जाती हैं, और पेनिट्रेट करने के बाद जो है एक आपको सिग्नल देती है कंप्यूटर के ऊपर, जिसकी मदद से आप चेक कर सकते हो कि आपकी बोन कहाँ से क्रैक है, क्या है। तो ये जो एक्सरेज होती है इनको कोई मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता ट्रेवल करने के लिए। मीन्स अगर आपके उस वक्त सराउंडिंग में एयर ना भी हो तब भी ये एक्सरेज ट्रेवल करेंगी। इसके अलावा रेडियो वेव्स, रेडियो स्टेशन से रेडियो सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, और फिर वो आपके जो नॉर्मल रेडियोज होते हैं वो उन सिग्नल्स को कैच करते हैं, और फिर जो है आप रेडियो सुन रहे होते हो। तो ये जो रेडियो वेव्स होती हैं जो प्रोड्यूस हो रही होती है रेडियो स्टेशन से, इनको भी जो है कोई मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता ट्रेवल करने के लिए। मीन्स अगर एयर ना भी हो, वैक्यूम भी हो, तब भी ये ट्रेवल करेंगी। इसके अलावा और अच्छा समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल और इधर ऐड कर सकते हो, दैट इज यूवी लाइट। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सन से आ रही हैं, अगर आप ये जो मीडियम वाली बात अगर आपको ना समझ आए कि बगैर मीडियम के ये वेव्स कैसे ट्रेवल कर रही हैं, तो ये आप बड़ी कॉमन सी बात है, इसको मैं यूवी लाइट से आपको समझाऊंगा तो आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। देखा, देखो आपने अपना सोलर सिस्टम देखा है, और सोलर सिस्टम के इर्द गिर्द जो है 9 प्लैनेट्स हैं, 8 हैं, जितने भी। हम जो है यहाँ पे 3 ऑर्बिट्स ही बनाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ अर्थ तक का काम है। मान लो ये आपका अर्थ है, थर्ड प्लैनेट, सेकंड प्लैनेट आपका हो गया वीनस, एंड द फर्स्ट वन इज मर्क्यूरी। तो देखो ये जो यूवी लाइट है, यूवी लाइट ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं जो प्रोड्यूस होती हैं किससे? सन से, राइट। अब देखो जब सन अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है, ये अल्ट्रावायलेट रेज जो प्रोड्यूस हो रही है, तो ये पहले सबसे पहले किसके पास जाती है? मर्क्यूरी के पास। उसके बाद ये जाती है किसके पास? वीनस के पास। और उसके बाद ये जारी होती है किसके पास? तीसरे नंबर पे अर्थ के पास। तो देखो
ये जो प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं, ये वीनस वाला ऑर्बिट और ये मर्क्यूरी वाला ऑर्बिट, इन दोनों ऑर्बिट्स के बीच में क्या है? स्पेस है। यानी यहां पे कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। तब भी जो है आप देख रहे हो कि ये सनलाइट जो है वो आपके अर्थ के ऊपर आ जाती है। यानी यहां पे इन ऑर्बिट्स, इन प्लैनेट्स के बीच में क्या है? ये तो सब स्पेस है। ये क्या है आपकी? ये सब स्पेस है। इसके अंदर क्या है? वैक्यूम है, ना एयर है, ना कुछ, कुछ भी नहीं है इधर तो। फिर भी ये सनलाइट आप देखो, ये ट्रेवल करके मर्क्यूरी पे भी आ रही है, उसके बाद ये ट्रेवल करके जो है वीनस पे भी जा रही है, उसके बाद यानी ये जो बीच का सफर है इसका, अगर इसको मीडियम रिक्वायर्ड होता तो ये बीच के सफर में तो रुक जाती कहीं ना कहीं, क्योंकि बीच में तो कोई मीडियम है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पेस है, खाली है सब कुछ। इसके बावजूद भी आप देखते हो कि सनलाइट हमारे अर्थ के ऊपर मौजूद है, आती है सनलाइट। क्यों क्यों आती है? क्योंकि सनलाइट यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है सन की तरफ से, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता ट्रेवल करने के लिए, ये स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती है। तो आई होप अच्छे से जो इस बात को आप अब समझ गए होंगे। अब देखो, देखो वेव का जो मोशन होता है ना, वो दो टाइप्स का हो सकता है। इट कैन आइदर बी ट्रांसवर्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल। ये दो टाइप्स होती हैं वेव मोशन की। और मैकेनिकल वेव्स जो होती है ना, उनके अंदर जो है आप ये दोनों नेचर को ऑब्जर्व कर सकते हो। दैट मीन्स कि मैकेनिकल वेव्स कैन बी ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। वेयर एज अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ओनली बी ट्रांसवर्स इन नेचर, ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सारी की सारी जो है ट्रांसवर्स वेव होती हैं। अब देखो, कोई कह रहा है कि एग्जांपल्स देते हैं सर ट्रांसवर्स वेव की या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। तो देखो, ट्रांसवर्स वेव की तो सारी एग्जांपल जो है आपके सामने ये रही। सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? ट्रांसवर्स इन नेचर है। तो यूवी लाइट, उसके बाद जो है ये रेडियो वेव्स, और उसके बाद जो है ये एक्स रेज जो है, ये सब क्या है? ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल्स है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द वेव की एग्जांपल है। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव की आपको कोई एग्जांपल चाहिए तो साउंड वेव्स। साउंड वेव्स जो होती है ना, जो प्रोड्यूस होती है, वो सब जो है लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होती हैं। और वो कैसे होती हैं वो भी मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा, तो वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रांसवर्स वेव को। ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं? देखो, अभी मैंने आपसे जो है, पीछे आपको याद होगा मैंने डिस्कस किया था आपसे कि लेट सपोज कि एक रोप जो है आपने एक वॉल से बांध दी, राइट? अब ये रोप पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, ये मैं सब आपसे डिस्कस कर चुका हूं। लेट सपोज ये वेव के पार्टिकल्स हैं। अब जब आप इस एंड से इस एंड से इस रोप को मूव करना शुरू करोगे अप एंड डाउन, तो क्या होगा? इन पार्टिकल्स के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। कैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी ये आपको पता ही है। ये पार्टिकल्स क्या होंगे? अप एंड डाउन मूव करेंगे। अब देखो, ये बात तुम जानते हो कि इसके अंदर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हमेशा अप एंड डाउन होगी, और ये अप एंड डाउन मूवमेंट होने की वजह से थोड़ी सी डायगोनल फोर्स लगती है नेक्स्ट वाले पार्टिकल पे, और फिर नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है। बट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज अलोंग वाई एक्सिस। अगर हम एक्सिस की बात कर लें, आपको पता है ना कि इसको क्या कहते हैं हम? वाई एक्सिस। और इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। तो अगर मैं देखूं इसके अंदर, तो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो क्या है? अलोंग वाई एक्सिस है। यानी मैं कह सकता हूं कि पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वर्टिकली मूव कर रहे हैं, राइट? और जब इसके बाद जब वेव प्रोड्यूस होती है, तो वेव प्रोड्यूस होने के बाद कुछ इस तरह की शक्ल बन रही होती है। तो अगर आप देखो, इन पार्टिकल्स की अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से ये वेव प्रोड्यूस हो रही है। पार्टिकल्स कहां मूव कर रहे हैं? वर्टिकली, अप एंड डाउन। बट इन पार्टिकल्स के वर्टिकली मूव होने की वजह से ये वेव जो ट्रेवल कर रही है वो किस डायरेक्शन में कर रही है? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कर रही है। तो अगर मैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स देखूं, क्या चीज देखूं? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स देखूं एंड डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन देखूं,
ये दोनों चीजें अगर मैं देखूं तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो तो आप ऑब्जर्व कर लें कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कहां हो रही है, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर यानी वाई एक्सिस के ऊपर। बट वेव जो ट्रेवल कर रही है वो कहां ट्रेवल कर रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रही है, राइट। ऐसी वेव जिसके अंदर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, क्या हो जाएं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है अगर मैं कहूं कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों लाइंस के बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री, दो एक्सिस के बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो वो दोनों एक दूसरे के, वो दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो इधर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल कहां है, वाई एक्सिस पे, और मोशन ऑफ वेव क्या है, कहां है, इस डायरेक्शन में। और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल और मोशन ऑफ वेव के बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल। इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और ऐसी वेव जिसके अंदर पार्टिकल्स की मूवमेंट परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन के, ऐसी वेव को आप क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, राइट। आई होप अच्छे से ये बात को आप समझ गए होंगे। अगर इसको आप बाय डेफिनेशन बोलें तो द वेव इन विच मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। एक नंबर के अंदर ये डेफिनेशन भी पेपर के अंदर अक्सर आ जाती है। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी डेफिनेशन को, इसको समझने के बाद इसको आपको याद करने की जरूरत है। तो देखो फिजिक्स में यही ये चीजें अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करते रहोगे ना तो आपको क्लियर होती जाएंगी खुद ही, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी चीजें, डायरेक्ट आप अपने कॉन्सेप्ट से लिखते जाओगे। अब मूव करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तरफ। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को समझने के लिए ना साउंड कैसे ट्रांसफर होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, इस चीज को समझ लो। अगर इस चीज को समझ लिया तो आप लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ द वेव मोशन अंडरस्टैंड कर जाओगे। देखो लेट्स सपोज दिस इज पर्सन एक्स एंड दिस इज पर्सन वाई। अब पर्सन एक्स ने कुछ बोला और उसके मुंह से जो है क्या हुआ, साउंड का सिग्नल प्रोड्यूस हुआ। साउंड का सिग्नल यानी साउंड की वेव निकली। अब जब मुंह से आवाज निकलती है ना तो वो वेव की फॉर्म में निकलती है और वो जाके हिट करती है किसको, आपके सराउंडिंग में एयर पार्टिकल्स को। ये लेट सपोज ये मैंने एयर पार्टिकल्स को ड्रॉ करके दिखाया हुआ है जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आपके इर्द गिर्द। ये सिग्नल आपका साउंड का जो प्रोड्यूस होगा वो क्या करता है, आपके सामने वाले पार्टिकल को हिट करता है और फिर ये पार्टिकल आगे वाले पार्टिकल को हिट करके वापस अपनी जगह पे आ जाता है। और ये वही वाला काम हो रहा होता है जो पीछे रोप वाले केस में आपको समझाया। फिर ये वाला पार्टिकल इसको एनर्जी देगा, ये वाला पार्टिकल इसको एनर्जी देगा और ऐसे करके ये काम चलता रहेगा। बट इधर एक चीज को नोट करना कि लेट सपोज ये एक लाइन के अंदर मैं जो है बना के समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखो जब इस एयर पार्टिकल को साउंड सिग्नल रिसीव होगा तो उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर होगी और वो एनर्जी जाएगी किसके पास, इस पार्टिकल के पास। ये इसको जाके कैसे हिट करेगा, ऐसे, और वापस फिर अपनी जगह पे आ जाएगा, राइट। ऐसे मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और फिर इस वाले पार्टिकल को एनर्जी मिल जाएगी तो ये अगले वाले को देगा, फिर ये अगले वाले को देगा। देखो जब ये पार्टिकल इसको हिट करेगा जाके तो ये दो पार्टिकल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, करीब हो जाएंगे। और ये पार्टिकल जो है अपनी जगह पे ही होगा, फिर ये पार्टिकल वापस आएगा अपनी जगह पे और ये पार्टिकल अब आगे जाएगा तो ये दोनों पार्टिकल क्या हो जाएंगे आपस में, नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों कंप्रेस हो जाएंगे। फिर ये दोनों कंप्रेस होंगे और फिर ये वाला वापस अपनी जगह पे आ जाएगा पार्टिकल और ये वाला आगे वाले को जाके हिट करेगा तो वो उसके साथ कंप्रेस हो जाएगा। तो यानी कुछ इस तरह का पैटर्न बनता रहेगा वेव के अंदर बार बार, ये करीब और फिर ये दूर एक दूसरे से, फिर ये वाला जाके इसके करीब जाएगा तो ये दूर होगा। ऐसे करके पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब जाके एनर्जी ट्रांसफर करते रहेंगे और आपको कुछ इस तरह का पैटर्न मिलता रहेगा। एक दफा पार्टिकल्स एक दूसरे से करीब होंगे और अगली बारी में पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होंगे। फिर जब अगला वाला करीब जाएगा नेक्स्ट वाले के तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, करीब हो जाएंगे और अगला वाला उससे दूर दिखने लगेगा। तो आपको दो किस्म के पैटर्न नजर आएंगे वेव के अंदर। अब मैं इसको यहां पे थोड़ा क्लियरली बना के आपको लाइन की फॉर्म में दिखाता हूं और जो पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा वो कुछ इस तरह का नजर आएगा। देखो करीब और फिर ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर, ये लाइन की फॉर्म में दिखा रहा हूं मैं आपको।
फिर करीब, और फिर एक दूसरे से दूर। कुछ इस तरह का पैटर्न आपको इस वेव के अंदर मिल रहा होगा। तो ये जो वेव बन रही है ना, इस वेव के अंदर ये जो करीब होते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे से, जब इस फेज को वेव के हम कहते हैं कंप्रेशन। कंप्रेस से याद रखें, कंप्रेशन, जब पार्टिकल्स कंप्रेस होते हैं। और ये वाला जिसके अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, इस फेज को हम वेव के कहते हैं रेयरफेक्शन। फिर ये भी कंप्रेशन, और ये फिर क्या हो जाएगा, रेयरफेक्शन। राइट, यानी इस वेव के अंदर आपको दो पैटर्न नजर आते हैं, एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन। लेकिन एक चीज आपने इधर नोट नहीं की शायद, वो मैं आपको नोट करवाता हूं। एंड दैट particular thing is responsible for transverse and longitudinal wave to be different from each other. देखो, अगर तुम एक चीज पे गौर करो, ये जो पार्टिकल्स थे ऊपर मैंने ड्रॉ किए थे, ये पार्टिकल्स, इनमें जो डिस्टर्बेंस हो रही है वो अलोंग एक्स एक्सिस हो रही है। यानी पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस हिट कर रहे हैं। यानी अनलाइक ट्रांसवर्स वेव, जहां पे पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव हो रहे थे, याद होगा आपको, पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या थी, अप एंड डाउन मूवमेंट थी, यानी अलोंग वाई एक्सिस थी। बट अगर आप इस केस में देखें तो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। यानी एक पार्टिकल अगले पार्टिकल को हिट करता है, फिर अगला पार्टिकल अगले को हिट करता है, इस तरह से। यानी पार्टिकल्स में जो डिस्टर्बेंस हो रही है वो अलोंग एक्स एक्सिस हो रही है। राइट, और जो वेव ट्रेवल कर रही है, अगर इसको इसको हम पूरा वेव मान लें, ये जो हमने ड्रॉ किया है ये पूरी एक वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो हम इसको अगर हम देखें तो वेव का जो मोशन है वो भी अलोंग एक्स एक्सिस है। यानी पार्टिकल्स की डिस्टर्बेंस भी अलोंग एक्स एक्सिस है। देखना इधर, पार्टिकल्स की डिस्टर्बेंस एंड डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, दोनों चीजें जो है एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। यानी पार्टिकल्स की जो डिस्टर्बेंस हो रही है वो भी अलोंग एक्स एक्सिस हो रही है, और डायरेक्शन ऑफ वेव जो है वो भी अलोंग एक्स एक्सिस ही है। वेव जो मूव कर रही है वो भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है जिस डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल्स की डिस्टर्बेंस हो रही है। राइट, यानी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स एंड डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और ऐसी वेव जिसके अंदर पार्टिकल्स की मूवमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, तो ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो दोनों वेव्स के अंदर क्या फर्क है, सिर्फ ट्रांसवर्स वेव के अंदर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। वेयर एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स की डिस्टर्बेंस एंड डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। यानी जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं या फिर मूव कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में वेव भी ट्रेवल कर रही है। ये दोनों चीजें एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और पैरेलल का मतलब क्या होता है, ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को, लेकिन फिर भी सुन लें अगर पैरेलल से कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये साइंटिफिकल टर्म्स ना थोड़ी सी बच्चों को जो है अंडरस्टैंड नहीं होती, समझ नहीं आती, जिसकी वजह से जो है वो जो है फिर पूरे कॉन्सेप्ट को जो है मिक्सअप कर देते हैं। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है, दो लाइंस एक दूसरे से पैरेलल होती हैं अगर उनके बीच में एंगल क्या हो, जीरो हो। यानी अगर इन दोनों लाइंस को मैं एक दूसरे के ऊपर बना दूं, एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, इनके बीच में कोई एंगल नहीं है। अगर मुझे इनके बीच में एंगल रखना भी है तो क्या होगा, एंगल कैसे क्रिएट होता है, ये लाइन थोड़ी सी इससे ऊपर उठती जाए, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, तो ये एंगल होता है। और फिर जो है कंटिन्यूसली आप इसको ऊपर कर दें तो 90 डिग्री बन जाता है। तो फिलहाल इस वक्त पे दोनों लाइनें जब एक दूसरे के पैरेलल हो तो उनके बीच में कोई एंगल नहीं होता। मींस इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, द एंगल बिटवीन देम विल बी जीरो। अब इसको एक दफा नोट से पढ़ भी लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेव मोशन। ट्रांसवर्स वेव। Transverse waves are waves in which the motion of particles is perpendicular to the direction of wave travel. वही बात जो मैंने अभी इतनी देर आपसे डिस्कस करी। फिर ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्स वेव है, इसके ऊपर मैं आता हूं वापस। पहले हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन पढ़ लें। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर वेव्स इन विच द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल। सिर्फ और सिर्फ पैरेलल और परपेंडिकुलर का फर्क है, वही सारी बातें लिखी हुई, एक एक नंबर की डेफिनेशन आ जाती हैं। इनको उम्मीद है अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्स वेव की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्स वेव के अंदर एम्पलीट्यूड, क्रस्ट, ट्रफ, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं।
जैसे देखो ये आपके सामने एक ट्रांसवर्स वेव है। देखो ट्रांसवर्स वेव के अंदर जो ये टॉप वाला पॉइंट है जहां तक वेव मैक्सिमम डिस्प्लेस हुई है यानी मूव करिए, यानी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव, ये क्या कहलाता है? क्रस्ट। ये भी क्रस्ट। और इसी तरह अगर आप नीचे की तरफ देखें तो सबसे ज्यादा जो नीचे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुई है यानी द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव टिल वेयर इट डिस्प्लेसेस, इस पॉइंट को आप वेव के क्या कहते हैं? ट्रफ। और देखो यहां से आपकी वेव स्टार्ट हुई है, राइट, यानी ये वेव का ओरिजन है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग ये ओरिजन है वेव का। अपने ओरिजन से वेव मैक्सिमम कहां तक डिस्प्लेस हुई है? अपने ओरिजन से वेव मैक्सिमम कहां तक डिस्प्लेस हुई है यानी अपने ओरिजन से लेके क्रस्ट तक के डिस्टेंस को आप कहते हो एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आपको बताता है कि हाउ पावरफुल वेव इज। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी पावरफुल वेव, राइट। ओरिजन से लेके मैक्सिमम अपवर्ड कहां तक डिस्प्लेस, जहां तक भी डिस्प्लेस हुई है वेव, इस डिस्टेंस को आप क्या कहते हो? एम्पलीट्यूड, राइट। और देखो एम्पलीट्यूड आप ऊपर ऊपर वाला ले लो इस वाले हिस्से का, या फिर आप नीचे से भी ले सकते हो, बट एम्पलीट्यूड इज अ लेंथ, राइट। आपको पता है ये बात, एम्पलीट्यूड एक डिस्टेंस को कह रहे हो आप, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। हाँ नीचे वाला अगर आप लोगे तो वो नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड में आपको आंसर सही देगा वो। मतलब ऐसे लेट सपोज कि अगर आप ऊपर, मैं इस केस के अंदर वेव का एम्पलीट्यूड निकाल लें और आपके पास 20 मीटर आता है, राइट, तो नीचे भी आपके पास 20 मीटर ही आएगा, बट माइनस में आएगा, लेकिन आपको मैग्नीट्यूड वो सही देगा। मींस वेव जितनी ऊपर डिस्प्लेस होती है उतनी ही नीचे भी डिस्प्लेस होती है। ऐसा नहीं है कि ये वाली, ये इस केस के अंदर वेव जो है इतनी ऊपर गई है तो ये नीचे वाले केस के अंदर कुछ और ज्यादा नीचे चली जाएगी, नहीं। जितना डिस्टेंस वेव ऊपर डिस्प्लेस करती है, कवर करती है, उतना ही डिस्टेंस वेव नीचे वाले हिस्से में भी कवर करती है। कहने का मकसद ये है। तो एम्पलीट्यूड तो अगर आपको लेना है तो आप ऊपर वाला भी ले सकते हैं, एम्पलीट्यूड कभी नेगेटिव में तो नहीं हो सकता, तो आप ऊपर वाला ही एम्पलीट्यूड लेते हैं। अब देखो ये रेड लाइन से आपको जो है दूसरी चीज दिखा रहा हूं, एक और चीज ट्रांसवर्स वेव के अंदर। देखो ये क्रस्ट और ये वाला क्रस्ट, राइट, इन दोनों क्रस्ट यानी ट्रांसवर्स वेव के अंदर दो क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को आप कहते हो क्या? वेवलेंथ। और वेवलेंथ फिजिक्स के अंदर एक ग्रीक लेटर से डिनोट होती है, दैट इज लैम्डा। इसी तरह दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस भी आपके पास क्या होगा? ये भी वेवलेंथ ही कहलाएगी। यानी अगर आपको ट्रांसवर्स वेव के अंदर वेवलेंथ निकालनी है तो ट्रांसवर्स वेव के अंदर वेवलेंथ इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, यानी दो क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को या दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं, राइट। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेते हैं, वही बातें लिखी हुई है जो मैंने जो अभी आपको समझाई है। Amplitude. What is amplitude? Amplitude in physics refers to the maximum displacement of a vibrating object or wave from its equilibrium position. यानी जहां से ये वेव शुरू हुई है वहां से लेके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इस वेव ने कितना, मैक्सिमम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इस वेव ने कितना कवर किया है, वो इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, राइट। The SI unit of amplitude depends on what is oscillating. For mechanical waves, it's usually measured in meters. Mechanical waves के लिए जो है ये मीटर के अंदर मेजर होती है, और आपके जितना भी सिलेबस है, आपका सिलेबस जहां तक रिस्ट्रिक्टेड है उसके अंदर भी एम्पलीट्यूड मीटर में ही कैलकुलेट होगा। इसके अलावा ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इसका यूनिट क्या होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड क्रस्ट, व्हाट इज क्रस्ट? द क्रस्ट इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑन अ वेव विद द ग्रेटेस्ट अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन, यानी रेस्ट पोजीशन से ग्रेटेस्ट अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है। और ट्रफ इसी तरह क्या कहलाता है? ग्रेटेस्ट डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन, यानी इस पोजीशन से मैक्सिमम डाउनवर्ड पोजीशन में कहां तक गया उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव का केस भी देख लेते हैं एक दफा। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? देखो अभी आपको मैंने पीछे ही बताया, लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? कंप्रेशन। और ये वाला हिस्सा जो थोड़ा खुला हुआ हिस्सा है, इस हिस्से को आप क्या कहते हो? रेयर फ्रैक्शन। अब ये भी एक वेव ही है, तो वेव है तो इसकी भी कोई लेंथ होगी, और उस लेंथ को आप क्या कहोगे? वेवलेंथ कहोगे। तो अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेवलेंथ निकालनी है तो
इधर भी मैं पहले लिख दूं, अब मैं सी और आर लिख रहा हूं सिर्फ, ये सी और ये क्या है आपके पास आर रेयर फ्रैक्शन, ये सी और ये क्या है आपके पास रेयर फ्रैक्शन, जिसे आप एक्सपेंशन भी कह सकते हैं, और ये क्या है आपके पास सी कंप्रेशन। तो अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर वेवलेंथ निकालनी है, तो वैसे ही जैसे ट्रांसवर्स वेव के अंदर द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट इज वेवलेंथ, वैसे ही इधर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और द डिस्टेंस बिटवीन टू रेयरफेक्शन, ये एक हो गया, और दूसरा आपके पास कौन सा हो गया, ये इसका आखिरी लिया, तो आपका ये वाला भी आखिरी लेंगे रेयरफेक्शन का। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप क्या कहते हो, वेवलेंथ कहते हो इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी वेवलेंथ इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शंस। इसके बाद एम्पलीट्यूड अगर आपको निकालना है तो वही ओरिजिन से कहां तक मैक्सिमम गई है, ये इसका एम्पलीट्यूड होगा। द ग्रेटर द एम्पलीट्यूड द ग्रेटर द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव विल बी। यानी सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव में और क्या कहते हैं ट्रांसवर्स वेव के अंदर एक फर्क है, उधर ट्रफ और क्रस्ट है और इधर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है, राइट। अब इसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा अच्छे से। कंप्रेशन इज द रीजन इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर पार्टिकल्स आर क्लोजेस्ट टुगेदर। ये वो रीजन है कंप्रेशन जिसके अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे से सबसे क्लोज होते हैं। और रेयरफेक्शन क्या है इसी तरह, रेयरफेक्शन इज द रीजन इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर द पार्टिकल्स आर फर्देस्ट अपार्ट। यानी यहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे से मैक्सिमम दूर होते हैं, इस रीजन को आप क्या कहते हैं, रेयरफेक्शन कहते हैं। अब ये डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स दिया हुआ है, जो दो मेजर टाइप्स हैं वेव्स की, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। वो ये वही बातें लिखी हुई है जो मैंने आपसे डिस्कस की है लेक्चर के अंदर पूरे। देखो मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, दे रिक्वायर द मीडियम टू ट्रेवल, दे डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल। अभी तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया है। अभी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इसलिए इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया है क्योंकि देखो ये मैं जरा वापस से जो है क्लासिफिकेशन ऑफ वेव पे ले जाता हूं आपको, और वहां पे मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो ये जो चैप्टर है ना यूनिट 10, जो आपका पहला चैप्टर है वेव का, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव पढ़ेंगे, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी बिल्कुल जर्नल लेवल पे पढ़ेंगे वेव को। उसके बाद मैकेनिकल वेव्स की जो मेन एग्जाम्पल है साउंड वेव, वो चैप्टर है आपका नेक्स्ट चैप्टर। अगर आपने नेक्स्ट चैप्टर देखा हो तो मैं यहाँ पे एक दफा आपको दिखा देता हूँ। देखो ये है यूनिट 1 आपका जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, और यूनिट 2 है साउंड। ये बिल्कुल इसी से यूनिट 10 से इंटरलिंक्ड है। यानी ये जो आपने जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव पढ़ा है, इसके अंदर दो टाइप्स पढ़ी है, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जर्नल वेव पे आपने पढ़ा है। अब आप मैकेनिकल वेव की जो एप्लीकेशन है, जो मेन एग्जाम्पल है साउंड, वो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। और इसके अंदर यानी आप कंप्लीटली मैकेनिकल वेव्स को यानी साउंड वेव को जो है कंप्लीटली स्टडी करेंगे। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है यानी चैप्टर 2 इज रिलेटेड टू मैकेनिकल वेव्स, इसके अंदर आप पूरी मैकेनिकल वेव्स अच्छे से पढ़ेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, ये हम पढ़ेंगे कहां पे, यानी डिटेल के अंदर कहां पढ़ेंगे, यूनिट 3 के अंदर, दैट इज यूनिट 12 आपके इंडेक्स के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेल के अंदर। तो जब भी मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये जो आपका पूरा सिलेबस है ना, इसके अंदर ये 3 चैप्टर पूरा ही सिलेबस समझ लो। अभी आगे के चैप्टर्स आएंगे तो उसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप फिलहाल इन 3 चैप्टर्स के लिए सुन लो। ये जो 3 चैप्टर्स है ना, ये तीनों चैप्टर्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो रिमेंबर वन थिंग कि अगर आप यूनिट 10 को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, यानी आप वेव को ही जनरल लेवल पे नहीं पढ़ रहे, तो फिर आपको साउंड तो समझ नहीं आएगी, जाहिर सी बात है। उसके बाद अगर आपको जो है साउंड समझ नहीं आ रहा और चैप्टर 1 समझ नहीं आया, तो जाहिर सी बात है जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा हूँ तो वहां भी आप जो है बिल्कुल ब्लैंक ही हो गए। तो इसीलिए आपको जो है इस सिलेबस के लिए एक मेरी तरफ से आपको एडवाइस है कि भाई आप जो है इस सिलेबस को बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड करो, चैप्टर वाइज चैप्टर, बिकॉज ईच चैप्टर इज इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। तो अगर आपको यूनिट 10 समझ नहीं आएगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि यूनिट 11 और 12 आपको समझ ना आए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको ये चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से समझना होगा अगर आपको एक मैप क्रिएट करना है इन 3 चैप्टर्स के लिए, राइट। तो हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी सिर्फ इस चैप्टर में आपको डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के देखने को मिलेंगे मैकेनिकल वेव्स के मुकाबले में। इधर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल के अंदर। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, ये तो बताई नहीं आपने सर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिल्कुल बताएंगे भाई, जब उसका टाइम आएगा तो उसको भी डिटेल के अंदर आपको समझाएंगे, दैट इज यूनिट 3 आपका जो है। और मैकेनिकल वेव्स को भी और डेप्थ में समझाएंगे आपको जब हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, साउंड। तो अभी जो डिफरेंस देख लें, ये पेपर के अंदर 3 नंबर का सवाल भी आता है और लॉन्ग में भी आ जाता है 6 नंबर का, इसलिए मैंने पूरे 6 डिफरेंस यहाँ पे लिखे हुए अपने नोट्स के अंदर। तो देख लो, मैकेनिकल वेव्स दे रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए।
फिर मैकेनिकल वेव दे आर कॉज बाय वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन मीडियम, ये मीडियम के अंदर वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। एंड वेयर एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कॉज बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन यानी डिस्टर्बेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होती है। ये हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे इन यूनिट 3। फिर दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू स्पेस और वैक्यूम, मैंने डिस्कस किया आपसे, ये स्पेस और वैक्यूम के थ्रू जो है ट्रेवल नहीं कर सकती क्योंकि इनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस एंड वैक्यूम, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया। फिर दे आर आइदर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ये वेव्स या तो लॉन्गिट्यूडनल हो सकती हैं या फिर ट्रांसवर्स हो सकती हैं, ये दोनों हो सकती हैं। मैकेनिकल वेव्स जो है लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं और ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं, वेयर एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ओनली बी ट्रांसवर्स इन नेचर, ये सिर्फ ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। उसके बाद देयर स्पीड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, मैकेनिकल वेव्स की जो स्पीड होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा भारी मीडियम होगा उतनी हल्के जो है वेव ट्रेवल करेगी। उसके बाद इनको तो मीडियम रिक्वायर्ड ही नहीं होता, ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। यहाँ पे थोड़ी जो है राइटिंग मिस्टेक है, देयर स्पीड इन वैक्यूम इज देयर स्पीड है, ये देयर स्पीड इन वैक्यूम इज 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड, यानी ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर इसके अंदर एग्जाम्पल दे लेते हैं थोड़ी सी। एग्जाम्पल मैकेनिकल वेव्स की क्या है, साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, दो भी लिख दो आप काफी एग्जाम्पल के अंदर। सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स कौन सी होती हैं, वो वेव्स जो ड्यूरिंग अर्थक्वेक प्रोड्यूस होती हैं। और इसके एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, लाइट आपको समझाया, यूवी लाइट जो अभी पीछे, उसके बाद रेडियो वेव्स, एक्स रेज, माइक्रोवेव्स भी आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं। इन सारी वेव्स के बारे में हम डेप्थ में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो आई होप अच्छे से आपको जो है ये चीज समझ आ गई होगी अब। और फिर भी अगर आपका कोई सवाल है और कोई चीज नहीं समझ आई है इस क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स के अंदर, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव मोशन, और जो हमने जितना भी अभी वेव के अंदर डिस्कस किया, अगर कोई चीज नहीं समझ आई है तो वो मुझसे जरूर जो है आप लोग पूछ लें कमेंट सेक्शन के अंदर, या फिर जिन स्टूडेंट्स के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो मुझे मैसेज करके, वो तो मुझसे पूछते ही रहते हैं तो उनको तो कहने की जरूरत नहीं है। तो फिर अभी तो जो है हम अपने लेक्चर को जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं, यहीं तक रखते हैं, डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक। फिर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फिर प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, और रिपल टैंक वाला टॉपिक भी हमारा रह गया है वो भी डिस्कस करेंगे, और फिर जो है इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।